सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 के गणित के पेपर के बारे में, जो आपका 1 मार्च के दिन हुआ है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ 131, ये आपका पेपर कोड है, और ये लिखा हुआ 324 JA, इसका क्या है, पेपर का संकेतांक है। पूर्णांक इसका 100 नंबर का होता है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ गणित 2025 गणित का ये पेपर है। यहाँ पर आपको कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं, जैसे कि रखा है कि आपको जो समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है। 15 मिनट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए होते हैं, और सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने होते हैं। तो यहाँ पर आप किसके कुछ सामान्य निर्देश देख सकते हैं। तो अब हम करेंगे इसके जो क्वेश्चन आए थे, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था, बहुविकल्प है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 एक संबंध दे रखा R बराबर A, B, और B बराबर दे रखा आपको A प्लस बी। B बराबर क्या है, A प्लस बी द्वारा परिभाषित फलन आपका क्या होगा। इनमें से हमें एक क्वेश्चन छांटना है कि इसका सममित है, स्वतुल्य है या संक्रामक है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया है। तो अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है R बराबर A, B, और इंटू में दे रखा है कोमा में B बराबर आपका A प्लस 2। तो इसे हम लिख लेंगे, R बराबर आपको दे रखा है A, B, और यहाँ पे लिख रखा है B बराबर A प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A का मान इन में से रख देंगे इस समीकरण के अंदर। तो पहले हम क्या करेंगे, A का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, 4 और 5। ये मान रखने पर हमें एक समुच्चय यानी कि संबंध R प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम यहाँ A का मान 1 रखते हैं तो B का मान कितना हो जाएगा आपका 3। तो A का मान 1 रखने पर B का मान आएगा आपका 3। अगर यहाँ पर हम A का मान 2 रखते हैं तो B का मान कितना हो जाएगा, 2 और 2 4। तो A का मान 2 रखने पर B का मान हमें मिलेगा 4। अगर हम A का मान 3 रखेंगे तो B का मान कितना आएगा आपका 5। तो बन जाएगा 3, 5। फिर हम क्या करेंगे, A का मान 4 रखेंगे तो B का मान आ जाएगा आपका 4 और 2 6। फिर A का मान हम रखेंगे 5 तो B का मान आएगा आपका 7। तो इस प्रकार से आपको एक संबंध मिल जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये सममित है या स्वतुल्य है या संक्रामक है। देखो, सममित की जो स्वतुल्य की जो कंडीशन होती है वो आपकी होती है, अगर मान लो A, A, ये क्या है आपका A, बिलोंग्स करता है R से। देखो, स्वतुल्य का मतलब होता है आपका खुद से ही तुलना करना। स्वतुल्य के लिए आपकी ये वाली कंडीशन होती है कि A, बिलोंग्स टू R। अब आप इस समुच्चय के अंदर आपको जो फंक्शन, ये संबंध दे रखा है, इस संबंध में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपका जैसे कि 1, यानी यहाँ आप देखेंगे कि A, इस रिलेशन में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसी प्रकार से आपका इसके अंदर आपका 2, 2 भी नहीं है, यानी खुद की हमें क्या करनी है, खुद ही से तुलना करनी है। इसी प्रकार आप 3, भी देख सकते हैं, 3, डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये सब क्या इसके अंदर बिलोंग्स नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि ये स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब हम चेक करेंगे क्या ये सममित है। तो सममित का जो सूत्र होता है वो आपका होता है कि A, B बिलोंग्स टू R, तब B, A भी आपका R से बिलोंग करना चाहिए। यह होता है आपका सममित के लिए। ये सममित की कंडीशन है कि अगर A, B R से बिलोंग करेगा तो B, A भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो इस रिलेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ 1, 3 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1, 3 बिलोंग्स करता है R से, लेकिन क्या इस रिलेशन में आपका 3, 1 दिखाई दे रहा है। 3, 1 नहीं है, क्योंकि सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है अगर A, B R से बिलोंग करेगा तो B, A भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो हमने देखा कि जब 1, 3 R से बिलोंग करता है तो 3, 1 भी इसके अंदर आना चाहिए। तो इसमें 3, 1 इसके अंदर नहीं है, तो 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो आगे को हम चेक करेंगे नहीं, तो ये आ जाएगा आपका सममित नहीं है, ये आपका सममित भी नहीं है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक, क्या ये संक्रामक है। तो संक्रामक क्या आपकी कंडीशन होती है, संक्रामक के हम क्या करते हैं
कि अगर ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है और बी कोमा सी आर से बिलोंग करता है, तब आपका बी से बी हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ए कोमा सी आर से बिलोंग करना चाहिए। ये सूत्र है संक्रामक का। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ए कोमा तीन आर से बिलोंग करता है, 3 से शुरू होने वाला आपका ये है, तो 3,5 आर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1,3 आर से बिलोंग्स टू आर और 3,5 आर बिलोंग्स टू आर। लेकिन क्या इस देखो, ये 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1 और 5, क्योंकि देखो ये ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ बी से बी हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ए और सी, तो ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। ये होता है आपका संक्रामक। तो इस रिलेशन में आपका 1,3 है, 3,5 है, 1,3 है, 3,5 है। क्या इस रिलेशन में आपका ये 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या इसके अंदर 1,5 है, इसके अंदर 1,5 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,5 बिलोंग्स टू आर। लेकिन आपका क्या है, 1,5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आपका क्या है, संक्रामक भी नहीं है। क्या नहीं है आपका, ये संक्रामक नहीं है। तो ना तो आपका ये स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही आपका क्या है, संक्रामक है। तो इसका आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका 4 है, स्वतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है, और न ही आपका क्या है, संक्रामक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या रखा है, यदि अवयव ए और बी की कोटियाँ m और n है, दूसरे की आपकी जो अवयव ए है इसकी कोटि आपकी m और n है, और b की कोटि आपकी क्या है, n और p है, तो हमें क्या करना है, a और b की कोटि निकालनी है। अब देखो a और b का मतलब क्या, हम इसकी गुणा कर रहे हैं, तो गुणा तभी होती है जब जो आपका पहला वाला अवयव है इसकी आपकी जो ये क्या है, इसे बोलते हैं रो, इसे बोलते हैं कॉलम, तो इसका आपकी जो कॉलम वाली संख्या वो इसके रो के बराबर होनी चाहिए। तो इसका आपका जो कोटि निकल कर आ जाएगी वो आ जाएगी m और p, ये n से n हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा आपका m और p, तो m गुणा p हो जाएगी इसकी कोटि। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, अवकल समीकरण दे रखी है, इसकी हमें क्या निकालनी है, घात निकालनी है। अब देखो ये जो अवकल समीकरण दे रखी है, हमें इसमें देखना है कि इस अवकल समीकरण का कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 3 घात, तो इसका मतलब इसका 3 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो जितनी बार डिफ्रेंशिएशन होता है उसकी घात कितनी है, तो इसकी घात आपकी कितनी है, 2। भले इस पर 3 घात लगी हुई है, लेकिन हमें जो देखनी है वो घात देखनी है जिसका डिफ्रेंशिएशन अधिकतम बार हुआ है। तो इसका हुआ है आपका 3 बार, तो इसकी घात कितनी है आपकी, 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, सदिश आई कैप जे कैप माइनस की 2k कैप, इसके में क्या निकालनी है, द्विक कोज्याएं निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के 2k कैप। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका पहले हम निकाल लेते हैं मापांक। इसे हमने a मान लिया कि ये आपका क्या है, वेक्टर a है, तो इसका हम क्या करेंगे, मापांक निकाल लेंगे। तो मापांक हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये आपके जो i j k है इनके गुणा में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ भी आपका 1 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ आपका माइनस के 2। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4। तो कुल मिलाकर हो जाएगा आपका ये √6। जब हम इसके द्विक को हमें क्या निकालना है, इसका द्विक कोज्याएं निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे द्विक कोज्याएं, पहले हम इसे निकालना पड़ेगा, द्विक अनुपात निकालना पड़ेगा। द्विक कोज्य से पहले हम निकालते हैं द्विक अनुपात। तो द्विक अनुपात हम कहते हैं जो i j के गुणा में संख्या होती है, तो 1, 1 और माइनस के 2। अब हम निकालेंगे द्विक कोज्याएं। तो द्विक कोज्याएं निकालने का तरीका होता है, जो आपका ये द्विक अनुपात है इसके बट्टे में हम रख देते हैं आपका ये जो मापांक निकल गया है ये हो जाएगा। फिर इसी प्रकार का दूसरे वाले पद के बट्टे में रख देंगे, तो ये भी आपका 1/√6 हो जाएगा। और ऐसे हम रख देंगे दूसरे वाले पद के बट्टे में, तो 2/√6 हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे इसकी द्विक कोज्याएं निकल कर। और ये आपका कौन से वाले ऑप्शन में है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। 2 में रखा है 1/√6, 1/√6 और -2/√6। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, इसने क्या रखा है, यदि आर स्टार, देखो आर स्टार का मतलब है कि जो आपकी आर क्या है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्या आती हैं।
तो आपका जो आर स्टार है इसके अंदर आपका शून्य नहीं है। आर स्टार का मतलब होता है इसके अंदर क्या है, शून्य नहीं है। तो शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है 1/x द्वारा परिभाषित प्रतिचित्रण एफ सच दैट आर स्टार से क्या है आपका, आर स्टार में ये परिभाषित है। आपको जो फंक्शन फलन दे रखा है, रिलेशन है, वो क्या है आपका आर से आर में परिभाषित है। तो इसको हम बताना है क्या ये आपका एक ही है, आच्छादक है, एक ही है, किंतु इस तरह मतलब इनमें से कौन सा आपका हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिख लेंगे इसको। तो यहां पर हमने लिखा है, अब हम पहले चेक करेंगे क्या ये आपका एक ही है या नहीं है। तो एक के लिए आपका एक सूत्र होता है, ये आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर, तो इसे हम लिख लेंगे एफ एक्स बराबर 1/x लिख लेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम मान निकालते हैं x1 का। तो जहाँ आपका x है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे, x1 लगा देंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर x2 का मान निकाल लेंगे। तो जहाँ आपका x है वहाँ क्या कर देंगे, x2 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, f(x1) बराबर होता है आपका f(x2). ये आपकी कंडीशन है एक की, यानी कि एक की अगर हमें सिद्ध करना है तो उसके लिए आपका ये कंडीशन होती है। अब f(x1) की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, कितनी आपकी 1/x1। तो 1/x1 बराबर यहाँ लगा देंगे 1/x2। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका x1 बराबर x2। अगर आपका x1 बराबर x2 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका एक ही है। क्या है आपका, ये एक ही है। अब हमें चेक करना है, इस क्वेश्चन में क्या रखा है, एक ही है आच्छादक, यानी इसमें आच्छादक भी हमें चेक करना है। फिर क्या रखा, बहु एक ही या आच्छादक नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये आपका जो फलन है वो आच्छादक है या नहीं है। अब आपको जो फंक्शन दे रखा है वाला आर डैश मतलब आर स्टार, ये आपका क्या है आर स्टार से आर स्टार में क्या है आपका परिभाषित है। तो देखो आर स्टार का मतलब ये है कि शून्य के अलावा हमें क्या करना है, ये सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है। शून्य के अलावा सभी क्या करनी है, वास्तविक संख्याएं लेनी है। और वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्या आती है। तो हमें चेक करना है इसका आच्छादक। अब आच्छादक के लिए आपका नियम है कि अगर आपको एफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दे रखा है तो हम क्या करते हैं, इस एफ एक्स के स्थान पर हम y मान लेते हैं। क्या मानते हैं, y। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 1/x। और अब हम क्या करते हैं, इस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x को हम इधर ले जाएंगे, y को हम इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा आपका x बराबर 1/y बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, आपको दो वे बनाने हैं वेन डायग्राम। इन वेन डायग्राम में आपको देखा है ये भी आपका क्या है आर, ये भी आपका क्या है आर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और ये भी आपका है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये इसमें क्या आपका परिभाषित है, इस प्रकार से क्या है आपका परिभाषित है। लेकिन इसमें आपके क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, यहाँ -2 लिखा हुआ है, इसमें 0 नहीं है, क्योंकि इन्हें पहले कहते हैं कि आपका क्या है आर स्टार, यानी कि शून्य के अलावा। यहाँ पर आपकी संख्या बटे में हो सकती है, बिना बटे की भी हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की परिमेय और अपरिमेय संख्या आती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 3 लिखते हैं। अभी नीचे को और भी इस तरह से हो सकता है, मैंने आपको केवल छोटा डायग्राम बना के दिखाया है। अब अगर हम y का मान आपका यहाँ पर शून्य के अलावा कुछ भी रखें, सपोज पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर -1 रख दिया, तो x बराबर क्या आएगा आपका -1/1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी कि -1 आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या कर रखा, y का मान, ये आपका क्या है y वाला समुच्चय है और ये आपका क्या है x वाला है। तो अगर हमने y का मान -1 रखा तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, -1 आया। तो -1 देखो इसके अंदर है जो आपका समुच्चय x है और ये आपका समुच्चय y है। तो हमने क्या करा, y का मान यहाँ पर -1 रखा, तो इसका हमें पूर्व प्रतिबिंब कहाँ मिल गया, समुच्चय x में मिल गया। अगर अब हम y का मान, सपोज करो हमने यहाँ y का मान -2 रखा, तो ये क्या बन जाएगा आपका x बराबर -1/2। तो हल करें कितना का 0.5 आएगा। और 0.5 भी क्या आपकी ये वास्तविक संख्या है, और ये 0.5 हमें कहीं ना कहीं समुच्चय x में जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें केवल 0 नहीं मिलेगा और ना इसके अंदर में 0 मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं नीचे इसके अतः y समुच्चय, ऐसे लिखेंगे, समुच्चय
y के प्रत्येक समुच्चय y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय A में, किसमें, समुच्चय X में क्या है, विद्यमान है। समुच्चय X में क्या है, विद्यमान है। इसलिए क्या आपका ये, इसलिए आपको हो जाएगा ये आच्छादक है। ये क्या हो जाएगा आपका, आच्छादक है। क्योंकि आच्छादक का मतलब होता है कि पूरा पूरा छाया हुआ। इधर आपके जितने भी अवयव हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब आपको समुच्चय इधर मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम आच्छादक बोलते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 है एकाकी और आच्छादक। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी, उसमें मुझे गलती से मिस्टेक जो है आपका ये वाला बताया गया है, लेकिन आपका जो सही आंसर है वो आपका एकाकी और आच्छादक। उसको आप ठीक कर लें। ये मुझसे मिस्टेक बाय मिस्टेक बोला गया था, मैंने उसमें ये बताया था कि आपका ये वाला आंसर है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका है एकाकी और आच्छादक। तो ये आपके दोनों ही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था। अब यही क्वेश्चन आपको आगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो है आपका दूसरे खंड का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या रखा आपको, सभी खंड जो है करने हैं। दूसरे का पहला है कोस इनवर्स माइनस के 1/√2। इसका हमें क्या निकालना, मुख्य मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कोस इनवर्स 1/√2, वही माइनस का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका देखो, इसके दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन हमें जो साइन, आपको ध्यान रखना है जो कोस की रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। कितनी, 0 से पाई के बीच में, यानी इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा। तो माइनस तो हम बाहर निकाल नहीं सकते। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है जो कोस लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 1/√2, तो ये कोस में कितने का मान होता है। तो ये आपको होता है कोस 45 का मान। कोस 45 का मान होता है 1/√2। फिर हमें देखना है, हमने 45 का यहाँ पता लगा लिया। अब हमें ये चेक करना है कि कोस में माइनस कब आता है। कोस में माइनस कब आता है, 180 प्लस थीटा करने पर आता है या 180 माइनस थीटा करने पर आता है। तो दोनों ही कंडीशन में कोस में आपका क्या आता है, माइनस आता है। तो 180 में को अगर हम ये 45 यानी कि थीटा का मान 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 225 हो जाएगा। जबकि वो क्या आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि जो कोस की रेंज है वो आपकी 0 से क्या है, पाई के बीच में है। तो हम 180 में 45 जोड़ तो सकते नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस 180 में से 45 को घटा देंगे। तो घटा के कितना आएगा आपका, 135 आएगा। अब 135 को हम क्या करेंगे, पाई के रूप में चेंज कर लेंगे, नहीं रेडियन के रूप में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पाई बटे 180 से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15, वो 3 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 ते 15, 5 छंग 30, 9 ते 27, 9 चौक 36। यानी आपका ये जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर जाएगा। तो इसको अब हम इस तरह से लिख लेंगे, कोस इनवर्स, ये जो माइनस के 1/√2 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं कोस, क्या बना आपका है, 3 पाई बटे 4, 3 पाई बटे 4। ये कोस से कोस कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 3 पाई बटे 4। और जो 3 पाई बटे 4 है ये बिलोंग्स करेगा कितने, 0, पाई के बीच में। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 पाई बटे 4। अगर हम इसे 180 में से 180 में जोड़ देंगे तो बन जाएगा आपका 180 प्लस 45 हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। और 225 जो है वो 0 और पाई के बीच में नहीं आएगा, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 पाई बटे 4। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरे का ख। इसमें आपको दे रखा है f(x) बराबर x + 5, यहाँ आपको फंक्शन दे रखा है और हमें ये करना है कि x बराबर 1 पर आपको ये चेक करना है क्या ये जो आपका फलन है वो सतत है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे, मैंने पहले क्वेश्चन लिख के रख रखे हैं इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है x बराबर 1, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पर इसे चेक करेंगे। तो x बराबर 1 पर हम चेक करना है, तो हमें जो चेक करना है x बराबर 1 पर चेक करके दिखाना है। तो इसके लिए आपको 2 नियम याद रखने हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट LIM होता है लिमिट x टेंड्स टू 1।
और यहाँ पर लिख लेते हैं fx। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ ये कंडीशन आपकी क्या क्या कह रही है। इस कंडीशन में ये कहा गया है यदि x का मान आपका 1 से क्या हो बड़ा, तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी है। अगर x का मान 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है लिमिट x टेंस टू 1 लिखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम निकालते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। तो जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो जिस पर हम चेक कर रहे हैं, किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर चेक कर रहे हैं, तो इसमें को हम क्या करते हैं h जोड़ के लिख देते हैं, यानी कि 1 + h हो जाएगा। और जब हम 1 में को कुछ भी संख्या जोड़ेंगे तो वो संख्या आपकी 1 नहीं रहेगी, 1 से बढ़ जाएगी। तो जब x का मान आपका 1 से बड़ा हो तो आपको ये वाली कंडीशन लगाने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, और पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर फंक्शन को ताड़ लेंगे, और जहाँ अब इसमें x की जगह क्या लगा देंगे, 1 + h लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, यहाँ पर अब बन जाएंगे आपकी h टेंस टू 0 बन जाएगा यहाँ पर, और इस x की जगह लगा देंगे 1 + h, और माइनस के 5 आपका पहले से ही, इस x की जगह हम क्या लगा देते हैं, 1 + h लगा देते हैं। अब इसको हम थोड़ा हल करेंगे तो हो जाएगा आपका h माइनस हो जाएगा आपका 4, और यहाँ आपका लिखा हुआ है लिमिट h टेंस टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लिमिट। जब टेकिंग लिमिट करेंगे तो h का मान कितना आपका 0, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो 0 - 4 कितना आएगा आपका, -4 आ जाएगा। तो RHL जो आपका निकल गया वो -4 निकल गया है। अब हमें निकालना है LHL। तो जब हम इसका LHL निकाल लेंगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इस 1 में से h को घटा देंगे, और जब हम 1 में से h को घटाएंगे तो वो संख्या आपकी 1 तो रहेगी नहीं, 1 से छोटी हो जाएगी, तो आपको कंडीशन लगेगी ऊपर वाली 1 + h वाली, वो x + 5 वाली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, और यहाँ लिख लेंगे x + 5। अब इस x की स्थान पे हमें क्या लगाना है, 1 - h लगाना है, और यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू बन जाएगा आपका 0, और यहाँ लगा देंगे 1 - h और +5। अब 1 और 5 कितना हो जाएगा आपका 6 - h, और यहाँ लिखा हुआ है लिमिट h टेंस टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे h की जगह h का मान, टेकिंग लिमिट। जब टेकिंग लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 0, तो कुल कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। अब RHL का जो मान है वो आपका -4 है, LHL का मान कितना आपका 6 है। क्या ये दोनों मान बराबर हैं? नहीं, ये दोनों मान आपके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि RHL जो है LHL बराबर नहीं है। तो आपको जो फंक्शन दे रखा है x बराबर 1 पर सतत नहीं है, यहाँ लिख लेंगे अतः x बराबर 1 पर क्या आपका ये जो फलन है वो सतत नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व करते, और ये जो आपका क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आया हुआ था एग्जाम में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाकलन से लिया गया है, और ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, इंटीग्रेशन x की घात 3, और आपको दे रखा है यहाँ पर आपको दे रखा है x की घात 3 इंटू में है इसके e की घात x की घात 4। तो इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है x की घात 4, इस x की घात 4 को हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो लेट x की घात 4 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, समाकलन वाले सवालों में अगर हम कोई चीज़ मानते हैं तो उसका हमें करना पड़ता है अवकलन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका। तो ये हो जाएगा इसका 4x की घात 3, और dx बराबर बन जाएगा आपका dt। तो dx का मान आएगा आपका dt बटे 4x की घात 3। अब ये वाला मान क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर x की घात 3 है, e की घात x की घात 4 को क्या माना हमने, t मानना है, तो यहाँ पर लगा देंगे t, और dt बटे हो जाएगा आपका 4x की घात 3। अब ये वाला पद हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आपको बचेगा e की घात t, और जो 1/4 है इसको हम निकाल देंगे बाहर, और ये हो जाएगा आपका dt। तो 1/4 तो जैसे है वैसे रहेगा। अब e की घात t का क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। तो e की घात t का होता है आपका e की घात t। अब क्या करेंगे, t की जगह t का मान लगा देंगे। t का मान आपका क्या है, x की घात 4, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की घात 4 को रख देंगे, और प्लस जोड़ देंगे c। c आपका क्या है, समाकलन नियतांक है जो हमें हर क्वेश्चन में जोड़ना पड़ता है।
अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका घ। पी ए बराबर प्रायिकता से क्वेश्चन लिया गया है। पी ए बराबर दे रखा है आपको और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान दे रखा है 4/13। तो हमें क्या निकालना है, पी ए अपॉन बी का मान निकालना है। तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है पी ए बटे बी बराबर होता है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में होता है आपको, देखो जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई बी लिखा हुआ है तो यहाँ भी हम बी लिख लेते हैं। अगर यहाँ पर ए होगा तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं ए लिख लेते हैं। अब इसका मान आपका कितना है, 4/13 दे रखा है। तो 4/13 और बटे में इसका मान दे रखा है आपको 9/13। अब ये हो जाएगा आपका 4/13, ये 13 पहुँच जाएगा प्लेट के ऊपर और 4 आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा नीचे। ये हो जाएगा इससे कैंसिल, तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर आपको बचेगा 4 और 4/9। तो 4/9 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना हल्का सवाल था आपका। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर वेक्टर से लिया गया है। इसमें क्या रखा है, मान लीजिए वेक्टर ए बराबर दे रखा है और वेक्टर बी बराबर दे रखा है। तो वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बराबर है या नहीं है, हमें क्या कर रखा है, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखो इसका लिखा हुआ है मापांक, ये क्या लिखा हुआ है, मापांक लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के मापांक निकाल लेंगे। तो मापांक हम किस प्रकार से निकालते हैं, मापांक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे वेक्टर ए का मापांक बराबर, मापांक में हम क्या करते हैं, मोड बोलते हैं इसको। आई के गुणा में लिखा हुआ 1 तो इसका वर्ग कर देंगे, और जे के गुणा में लिखा हुआ 2 इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 2 का वर्ग कितना होता है आपका 4। तो कुल मिलाकर हो जाएगा आपका ये 5। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वेक्टर बी का मापांक निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है, 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका √5। तो देखो दोनों संख्या आपकी क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लास्ट में अतः कि वेक्टर ए का जो मापांक है वो वेक्टर बी के मापांक के क्या है, बराबर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। कितना हल्का क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन आपका आया हुआ था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं तीसरे, और जो खंड आपका 2 था इसके ये क्वेश्चन आपको आगे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं, क्योंकि जो यूपी बोर्ड होता है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से होता है। क्वेश्चन नंबर आपको 3 दे रखा है, खंड नंबर 3 कि सभी खंड आपको करने हैं, हल करने हैं। पहला क्वेश्चन में क्या रखा है, dy/dx का मान हमें निकालना है। यदि y बराबर आपको ये वाला पद दे रखा है तो इसको सोल्व करके हमें क्या करना है, dy/dx का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे y बराबर tan इनवर्स 3x - x³ 1 - 3x²। अब हम क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है अगर हम इसमें x की जगह लगा देते हैं tan थीटा तो ये बन जाएगा आपका tan 3 थीटा। ये आपको सूत्र पहचानना है, ये आपको डायरेक्ट सूत्र, अगर हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत भारी सवाल हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हल्का करना है और गलत भी नहीं करना। तो x की जगह हम लगा देंगे tan थीटा माइनस के, यहाँ पर tan लगा देंगे, यहाँ भी tan लगाएंगे तो बन जाएगा आपका tan³ 3 थीटा बटे में क्या हो जाएगा आपका 1 - 3 x की जगह tan लगा देंगे तो बन जाएगा आपका tan² थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स, ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये सूत्र है आपका किसका, tan 3 थीटा का। ये tan से tan कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 3 थीटा और यहाँ लिखा हुआ आपका y। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे। तो इसको उठा के इधर ले आए तो बन जाएगा आपका tan इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स x, और 3 आपका क्या है, पहले से ही है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का तो बन जाएगा आपका dy/dx, 3 आपका जैसे है वैसे रहेगा, और tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है आपका 1/1 + x²। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन करते तो बहुत भारी हो जाता और हो सकता था कि आपसे कमी गलती भी हो जाती है एग्जाम में। तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो मानकर करने से आसान हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है, इसमें दे रखा है
ख क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन समाकलन से सवाल लिया गया है, समाकलन 1/x² माइनस a², इसका हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम ये लिखा हुआ, पहली बात तो ये डायरेक्ट ही सूत्र है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सूत्र बनना है a² माइनस b² वाला। तो इस वाले पद को हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार हम क्या कर देंगे, इसे घटा लेंगे। इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको हमने इस प्रकार से लिखा। अब यहाँ से सोल्व करने के 2 तरीके हैं कि आप इसे आंशिक भिन्न में तोड़ लें डायरेक्ट, या कर लें ए और बी मानकर। अगर हम ए और बी मानकर आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ लेते हैं डायरेक्ट तरीके से। तो डायरेक्ट में किस प्रकार से तोड़ना है, इसको ब्रैकेट को हमने यहाँ लिखा, दूसरे वाले को हमने यहाँ लिखा, इस तरह से करके। अगर अब हम इसे ले से लेकर हल करेंगे, देखो ले से लेकर हल करके देख लेते हैं। इसकी गुणा इधर हो जाएगी आपकी, इस वाले पद की इधर गुणा हो जाएगी, इसकी इधर गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस है और माइनस एक्स माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। तो यहाँ बचेगा आपका 2a, ए और ए कितना बचेगा 2a। अगर हम डायरेक्ट इस प्रकार से आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं तो उसे ले से लेकर अगर हम सोल्व करें तो ऊपर x वाला पद नहीं बचना चाहिए। अब देखो यहाँ पर x कट गया, अगर ये x ना कटता तो यहाँ पर हम फिर प्लस लगा के देखते, चिन्ह चेंज करके देखते, या फिर इन वाले ब्रैकेटों को इधर उधर करके देखते, लेकिन हमारा ये वाला पद यहाँ से कैंसिल हो गया, तो अब हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना बचा आपका 2a बचा है, तो जो चीज़ बचती है उसे हम कर देते हैं यहाँ से भाग। तो 1/2 हम बाहर लिख देंगे। अब 1/2 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसका समाकलन हम कर देंगे अलग, और इस 1/2a की हम अंदर भी गुणा कर लेंगे, और इसको हम इस तरह से लिख देंगे यहाँ पे। अब ये आपके दो क्वेश्चन बन गए। अब इसका समाकलन करेंगे, फिर इसका समाकलन कर देंगे। तो 1/2 आपका जैसे है वैसे रहने देंगे। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, तो x की जगह वाला पद लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1/2a, ये भी वहाँ का जुड़ जाएगा log के साथ, log x प्लस a बन जाएगा, और यहाँ पर हम जोड़ लेंगे c। अब 1/2 इधर है, 1/2 इधर भी है, तो 1/2 को हम क्या निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे। तो अंदर आपका बचेगा x माइनस a, और यहाँ बचेगा आपका x प्लस a बन जाएगा, और प्लस हो जाएगा आपका c। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपकी 2 संख्याएं लोग में माइनस में है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसे बटे में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a और प्लस c। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करना था। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का ग। इसमें क्या रखा है, यदि R1 और R2 समुच्चय A में क्या है आपका तुल्यता संबंध है, तो सिद्ध करके दिखाना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी आपका क्या होगा, A में एक तुल्यता संबंध होगा। अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है R1 और R2 का आपका स्वतुल्य मतलब तुल्यता संबंध है। अब देखो कोई संबंध अगर तुल्यता संबंध होता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो आपका संबंध दे रखा है वो आपका क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा और सममित होगा और संक्रामक होगा। अगर कोई संबंध आपका ये तीनों चीज़ होता है उसे हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। यानी कि तुल्यता संबंध अगर हमें सिद्ध करना है तो ये तीनों चीज़ें हमें पॉजिटिव लानी पड़ती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पद आपका नहीं होना चाहिए, सब आपके हाँ में होने चाहिए। तो अब हमसे क्या रखा कि R1 और जो R2 है वो आपके क्या है, A में तुल्यता संबंध दे रखा है पहले से ही। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे लिखेंगे हम कि R1 और R2, R1 R2 A पर क्या है आपका तुल्यता संबंध है। ये आपको पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर ये आपका क्या है तुल्यता संबंध है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका R1 है ये उप समुच्चय होगा किसका, आपका A गुणा A का, और R2 भी क्या होगा आपका उप समुच्चय होगा किसका, A गुणा A का। अब जब R1 जो है आपका उप समुच्चय है A गुणा A का, और R2 भी आपका है उप समुच्चय है A गुणा A का, तब आपका जो R1 इंटरसेक्शन R2 ये भी आपका क्या होगा, उप समुच्चय होगा किसका, A गुणा A का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 समुच्चय
ए में, समुच्चय ए में क्या है, समुच्चय ए में एक संबंध है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें ये तीनों चीज़ लानी है, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो स्वतुल्य का मतलब ये होता है कि खुद की खुद से ही तुलना करना। तो इसमें हम क्या कर लिखेंगे कि R1 व R2 क्या आपका स्वतुल्य है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे R1 व R2 स्वतुल्य है। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका ये होता है, हमने कोई मान लिया कि आपका जो मतलब संबंध है वो ए दे रखा है या कोई समुच्चय आपका ए है। तो स्वतुल्य में क्या होता है आपका कि खुद का खुद से तुलना करना, यानी कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। इस ए की जगह हम एक्स भी मान सकते हैं। हमने क्या मानना है कि ए जो आपका एक समुच्चय है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू R1, ए कोमा ए बिलोंग्स टू R1 तथा ए कोमा ए बिलोंग्स टू R2, यानी कि ए कोमा ए R1 से बिलोंग करता है और ए कोमा ए R2 से बिलोंग करता है। जब ये दोनों इससे बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये है, तब जो आपका ए कोमा ए है ये बिलोंग्स करेगा R1 और R2 के इंटरसेक्शन से भी करेगा, क्योंकि जब ए कोमा ए R1 से बिलोंग करता है और ए कोमा ए R2 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है कि ए कोमा ए आपका R1 R2 के इंटरसेक्शन में से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये हो जाएगा आपका स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये आपका क्या है, स्वतुल्य है। अब हम करेंगे इसका संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक में होता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तथा ये सूत्र है इसका ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये हमने कोई समुच्चय मान लेते हैं आपका ए, यहाँ पर समुच्चय ए दे रखा है, तो यहाँ भी क्या कर लेंगे, हम ए मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें समुच्चय ए दे रखा है पहले से ही। या हम इसको आर, अगर नहीं दिया तो हम इसको आर मान लेते हैं। आर पूरा होता है आपका रिलेशन, यानी कि संबंध। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अगर आपका ए कोमा ए मतलब ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा R1 से, अगर ए कोमा बी R1 से बिलोंग करेगा तो ए कोमा बी आपका R2 से भी बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से अगर आपका बी कोमा ए R1 से बिलोंग करेगा तो बी कोमा ए आपका R2 से भी बिलोंग करेगा। अगर ये सब चीज़ें बिलोंग करेंगी तब क्या होगा आपका कि V कोमा ए बिलोंग्स करेगा R1 R2 के इंटरसेक्शन से। तो इसका मतलब ये कि आपका ये सममित भी है, सममित है। अब हमें चेक करना है संक्रामक। तो संक्रामक में क्या करते हैं, हमारे पास संक्रामक का जो सूत्र है वो ये है। संक्रामक का मैं आपको सूत्र लिख देता हूँ पहले कि ए कोमा बी अगर R से बिलोंग करता है, R कोई रिलेशन दे रखा आपको, ये सूत्र के लिए है, और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा सी, ये सी लिखा हुआ है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तब क्या होना चाहिए, तब ए बी से बी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका ए कोमा सी। ये क्या करना चाहिए आपका, आर से बिलोंग करना चाहिए। ये आपकी कंडीशन है संक्रामक सिद्ध करने की। लेकिन हमें यहाँ पर दे रखा है R1 और R2, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम कि ए कोमा बी और सी, हमने मान लिया कि ए कोमा बी कोमा सी ये बिलोंग करती है किससे, समुच्चय ए से, क्योंकि समुच्चय ए दे रखा है पहले से ही। तब क्या होगा आपका कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, ये हो जाएगा। अब हमें सिद्ध करना है आपका संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या करेंगे हम, देखो जब ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा R1 से, तो ए कोमा बी हमें दोनों के लिए करना पड़ेगा, इधर R1 के लिए कर रहे हैं, इधर हम R2 के लिए कर रहे हैं। तो ए कोमा बी बिलोंग्स करेगा किससे, R2,
R2 से। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा हमने A, B, यहाँ पर लिखा देखो A, B, B, C। तो यहाँ पर हम लिखेंगे B, C। अब यहाँ पर हम लिखेंगे B, C। तो B, C बिलोंग्स टू R1। तो यहाँ भी लिखेंगे B, C बिलोंग्स टू R2। तो अब आपका B से B कट जाएगा तो बचेगा आपका A और C बचेगा। तो यहाँ लिख लेंगे तब A, C बिलोंग्स टू R1। ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे A, C बिलोंग्स टू आपका R2। तो अब इसका मतलब ये है कि A, C बिलोंग्स करेगा किससे, R1 R2 के इंटरसेक्शन से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये संक्रामक भी है, संक्रामक है। तो इसका मतलब आपका यह है कि R1 इंटरसेक्शन R2 A पर क्या है आपका, ये एक तुल्यता संबंध है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको एग्जाम आपको इस प्रकार से सोल्व करना था और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आया हुआ था। ये जो क्वेश्चन होते हैं संबंध और फलन वाले थोड़े थियोरिटिकल क्वेश्चन होते हैं, जिनमें बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। आगे आपको क्वेश्चन कर रखा क्वेश्चन नंबर 3 का घ है, यदि 2 सदिश आपको दे रखा है वेक्टर A और वेक्टर B इस प्रकार हैं और वेक्टर A का जो मापांक आपको दे रखा है वो 2 है, वेक्टर B का मापांक आपको दे रखा है 3 है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर आपको दे रखा है 4। तो मैं वेक्टर A माइनस वेक्टर B के मापांक का मान हमें ज्ञात करना था। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इसको हम इस प्रकार सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हमें मान निकालना है वेक्टर A माइनस वेक्टर B के मापांक का। तो इस वेक्टर A माइनस वेक्टर B ये लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे। हमने यहाँ क्या कर दिया, स्क्वायर खोल दिया, क्योंकि हम मान यहाँ पर आराम से निकल कर जाएगा, आप देखते रहें। इसका जब फॉर्मूला खोलेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर A के मापांक का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका वेक्टर B के मापांक का स्क्वायर, और माइनस के 2 वेक्टर A वेक्टर B ये बन जाएगा। वेक्टर A का मापांक आपको दे रखा है 2, तो यहाँ लगा देंगे हम 2 का स्क्वायर। ये आपका दे रखा है 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, माइनस 2 इसका मान आपको दे रखा है 4, तो यहाँ लगाना है केवल 4। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, तो 9 और 4 हो जाएगा आपका 13, 13 में से घटा देंगे 8, तो कितना बचेगा आपका 5। और यहाँ लिखा हुआ वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मापांक का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हटाएंगे स्क्वायर, तो इस पर आपका जाएगा √5। और हमें क्वेश्चन में इस वाले पद की वैल्यू ही निकालनी थी। देखो यहाँ लिखा हुआ था वेक्टर A माइनस वेक्टर की B के मापांक का मान निकालना था, तो इसका जो मापांक का मान निकल गया वो आया आपका √5। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 से लगा के 3 तक के क्वेश्चन सोल्व कराए हैं। इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 5 है, 6 और 7, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में करा दूंगा, क्योंकि एक ही पार्ट में हल कराने पर वीडियो काफ़ी लॉन्ग जाती है, जिससे बच्चे को देखने में थोड़ा परेशानी होती है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी कराए हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।